कैपिटलिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे पुरानी थ्योरी है। तो इसमें क्या था, जो व्यापार के बारे में इन्होंने बोला था, ट्रेड के बारे में बोला था, वो ये था कि जो व्यापार है वो जीरो सम गेम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है व्यापार होता है। अब व्यापार मीन्स ट्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ कंट्री क्या करती है, अपने फ़ायदे के लिए व्यापार करती है। तो उसमें वो करती क्या है, वो जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इम्पोर्ट को अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो वो उसको निगलेक्ट करते हैं कि इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, कंट्री क्या करनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे। जिससे क्या होगा, जो गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा जो है कंट्री में वेल्थ के रूप में इकट्ठा हो सके। तो ये क्या था, इनका मेन व्यूज़ था। अगर ऑल ओवर बात करें तो आगे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, और लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा, और लास्ट में जो एमसीक्यू है वो खुद के बेस पे आप टिक करोगे, ताकि पता चले कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। तो ये क्या थी, मर्केंटाइलिज्म is an theory that state in nation become stronger by कीपिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इट्स ट्रेड। मतलब कि ट्रेड के ऊपर क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए। स्ट्रिक्टली कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और इंपोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। इनका ये व्यूज़ था मर्केंटाइलिज्म का कि जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो क्या होगा, देश का जो धन है, जो वेल्थ है वो बाहर जाएगा, और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। इट ऑल्सो स्टेट ए नेशन शुड हैव मोर एक्सपोर्ट देन इम्पोर्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक एसेट और कैपिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय बिलियन गोल्ड, सिल्वर एंड ट्रेड वैल्यू। किसी भी देश के धन की अगर बात की जाए ना, कि किसी के देश के पास एसेट्स कितनी है, कैपिटल कितनी है, तो वो किस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके पास गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, और ट्रेड वैल्यू कितनी का है। हेल्ड बाय द स्टेट इन विच इज़ द बेस्ट इंक्रीज थ्रू ए पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड विद अदर नेशन, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मतलब कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए और इंपोर्ट क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। जिससे क्या है कि जो देश के पास अगर हम बात करें तो जो कैपिटल है या एसेट है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जो गोल्ड और सिल्वर है, इन्होंने मेनली जो फोकस किया था वो किस पे था, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर था, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर है देश के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे तो ये शो हो रहा है ना कि जो कंट्री ए और बी की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो व्यापार जो ट्रेड है वो किस लिए करती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करती है। मर्केंटाइलिज्म suggest that the ruling government should advance these goals by playing a protectionist role in economy by इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग इम्पोर्ट। मतलब कि प्रोटेक्ट करे। इनका ये भी व्यूज़ था कि जो गवर्नमेंट है उनका इंटरफेयर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट करती है, वो एक्सपोर्ट को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और जो इंपोर्ट है उसको क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। अब डिस्करेज कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट को कैसे कम किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगा दे और या फिर सब्सिडी देना बंद कर दे, तो इससे क्या हो सकता है, इंपोर्ट कम से कम होगा और जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मेनली इन्होंने गवर्नमेंट के रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ही पॉलिसी यूज़ कर सकती है इस तरह की, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जा सकता है और इंपोर्ट को कम किया जा सकता है। मर्केंटाइलिज्म सजेस्ट दैट इट इज़ कंट्री बेस्ट इंटरेस्ट टू मेंटेन ए ट्रेड सरप्लस टू एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इंपोर्ट। मतलब कि मर्केंटाइलिज्म ने सुजेशन यही दिया था कि बेस्ट इंटरेस्ट कब मेंटेन हो सकता है, जब जो ट्रेड है वो बैलेंस में हो, सरप्लस में हो। तो वो किस तरह से सरप्लस में हो सकता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से। तो ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता होता है। जो मर्केंटाइलिज्म का व्यूज़ था वो क्या था, जीरो सम गेम था। तो मैं आपको बता देती हूँ जो क्वेश्चन है, एक तो यहाँ से बनता है कि इनका व्यूज़ क्या था। तो इनका व्यूज़ यही था कि इन्होंने गोल्ड और सिल्वर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। सेकेंडली उन्होंने बोला था कि मोर एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। और गवर्नमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि गवर्नमेंट ही इस पर पाबंदी लगा सकती है, गवर्नमेंट ही
जो है एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इनका व्यूज़ क्या था, जीरो सम गेम के ऊपर था। जीरो सम गेम का मतलब सेम ही होता है कि कोई भी कंट्री है, ए और बी कंट्री की बात करते हैं, तो जो कंट्री है जैसे वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही क्या करती है, व्यापार करती है, ट्रेड करती है। वन विच गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इन द लॉस ऑफ अदर। इससे क्या होता है, सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा और होता है और दूसरी कंट्री को क्या होता है, लॉस होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, टैरिफ बैरियर, कोटा एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अब यहाँ पे ये होता है कि जो इम्पोर्ट है उन पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, टैरिफ बैरियर लगा देना, कोटा डिसाइड कर देना, नॉन टैरिफ बैरियर लगा देना। मतलब इस तरह की पॉलिसी यूज़ करना जिससे इंपोर्ट को कम से कम किया जा सके और जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। सब्सिडी ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ टू गिव ए कम्पिटिटिव एडवांटेज टू ग्लोबल मार्केट। अब एक्सपोर्ट को अगर इंक्रीज़ करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उन इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देनी पड़ेगी और कम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलना चाहिए ग्लोबल मार्केट के अंदर, ताकि जो एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, क्योंकि ये जो व्यूज़ है वो काफ़ी कम है और जितना मैंने करवा दिया वो सफिशिएंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं जाता है, जो भी एक क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक तो जीरो सम गेम मैंने बात की थी और एक ये रिस्ट्रिक्शन की बात कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। सेकेंडली इन्होंने ये बोला कि गोल्ड और सिल्वर पे इन्होंने कैपिटल की वेल्थ माना था कि कोई भी देश का धन है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके पास जो गोल्ड है वो कितना का है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर कितना का है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री कितनी रिच है। अब स्टार्ट हम करते हैं एमसीक्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और अपना आंसर खुद दोगे ताकि आपको पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कितना का है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि इनका क्या व्यूज़ था, क्या था ये मर्केंटिलिज्म कौन थे। ए सिस्टम वियर ए मदर कंट्री गेन, जो मेन कंट्री है जैसे अपनी कंट्री है तो हम बात कर लेते हैं कि जो मदर कंट्री है वो क्या करती है, गेन मनी एंड पावर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स दैट कम फ्रॉम इट्स कोलिन्स। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट है कि जो मेन कंट्री है, मदर कंट्री है, वो क्या करती है, उसे गेन होना चाहिए मनी की फॉर्म में, पावर होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्स की, ठीक है, बाकी कंट्रीज से। तो ये थे मार्केंटिलिज्म। आगे जो व्यूज़ थे उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है नहीं, तो सिर्फ जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मार्केंटिलिज्म वाज डोमिनेट इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग व्हाट सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में इनका व्यूज़ आया था, तो ये मैंने मेंशन नहीं किया है थ्योरी में, आप यहाँ से नोट कर ले। इनका जो व्यूज़ था 17th और 18th सेंचुरी थी तब इनका व्यूज़ आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंडर द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म हाउ वाज वेल्थ डिफाइन। धन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इनका व्यूज़ क्या था, धन को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी देश के पास गोल्ड कितना का है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ गोल्ड ए कंट्री हैड, कि किसी की भी कंट्री के पास कितना का गोल्ड है। गोल्ड और सिल्वर की मात्रा के ऊपर ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, नेशन एबिलिटी टू प्रोड्यूस कितना कर रही है ये मैटर नहीं करता। एक कंट्रीज डिवर्सिफाई इन मेटरल्स, ये भी कुछ मैटर नहीं करता। देखिए इनका क्रिटिसाइज भी हुआ था, जैसे हम लोग एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि कोई भी जो कंट्री है वो अपना लॉस नहीं करना चाहती। तो इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें उन्होंने यही डिफाइन किया था कि ए और अगर बी कंट्री है तो दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। ए कंट्री अपनी बेनिफिट के लिए काम करती है, बी कंट्री अपने बेनिफिट के लिए काम करती है। तो वो क्या देखती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज को देखती है और उसके अकॉर्डिंग व्यापार करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई भी जो कंट्री है उसका धन किस तरह से डिफाइन होगा, गोल्ड के फॉर्म में डिफाइन होगा कि उसके पास गोल्ड कितना का है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है, व्हाट प्रोडक्ट कम आउट ऑफ इंग्लैंड टू सप्लाई इट्स कॉलोनीज। कहते व्हाट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट इंग्लैंड सप्लाई कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ को। तो टाइबर एंड फोर्स, रम्स एंड गन्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड स्लीव्स एंड शिप्स। तो मैं आपको बता देती हूँ जो मार्केंटिलिज्म थे उनका व्यूज़ मेनली किस पे था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे था। और मैं यहाँ पे ये भी आपको नोट करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा,
इन्होंने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें ना, तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था एग्रीकल्चर को, क्योंकि इनका व्यूज़ था कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है सिर्फ वहीं से अपने को फ़ायदा हो सकता है, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय जो इंग्लैंड था वो किसकी सप्लाई कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का सप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेना, जो मार्केटलिज्म थे उनका व्यूज़ क्या था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की तरफ था, गोल्ड सिल्वर जो वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग था, और इन्होंने एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि व्हाट डिड इंग्लैंड डिफाइन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है भाई, तो कहते हैं कि इट बोट मोर गुड्स देन इट्स शोल्ड। कहते हैं कि वो खरीदेगा ज़्यादा गुड्स बेचने से ज़्यादा, तो ये नहीं था। वो क्या करेगा, इट शोल्ड मोर गुड्स देन बोट, वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं क्या करेगा, बेचेगा खरीदने से। तो बात भी सही है भाई, इससे क्या शो हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और जो इंपोर्ट है वो कम हो रहे हैं ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बेच ज़्यादा रहा है और ख़रीद कम रहा है। तो बेचने का मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद ऑल ट्रेड वुड बी बैलेंस्ड, इनका व्यूज़ था बैलेंस में होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, बट मर्केंटाइलिज्म का तो ये व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं था। बैलेंस की तो इन्होंने बात ही नहीं की, इन्होंने तो जीरो सम गेम की बात की थी कि इसमें क्या होता है, जो मदर कंट्री है उसको फ़ायदा होगा। तो जो ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, सॉरी ब्लर, ओके अभी स्टार्ट करते। कहते हैं बट विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मार्केटलिज्म। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है मार्केटलिज्म का। एक्सपोर्ट मोर देन यू इम्पोर्ट, ये तो बिल्कुल सही है। इम्पोर्ट मोर देन, अब देखो इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये तो स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि गलत है। सेटल एज मैनी कॉलिन्स एज पॉसिबल, ये तो सही है। गेन इज़ मच गोल्ड एंड सिल्वर एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेन होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर, तो ये भी सही है। तो जो सेकंड बी ऑप्शन है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है, नोट प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, मार्केटलिज्म इज़ एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है, सोशल थ्योरी है या फिलोसफिकल थ्योरी है। तो ये एक क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है, मार्केटलिज्म। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ टैरिफ। टैरिफ क्या है, टैरिफ की बात करें तो क्या होता है, हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट या फिर हाई टैक्स ऑन कॉलिन्स, हाई टैक्स ऑन मदर कंट्री या फिर हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट। तो मार्केटलिज्म के अकॉर्डिंग तो इनका व्यूज यही था ना कि इंपोर्ट को कम से कम करना है, और इंपोर्ट को कम से कम करने के लिए क्या करना चाहिए, टैरिफ लगाना चाहिए। तो टैरिफ क्या होता है, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो इंपोर्ट है वो क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। तो ये था इनका व्यूज़। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एन एक्सपोर्ट क्या है। तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो आपको पता है कि गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में भेजना, तो कमिंग तो हो ही नहीं सकता कि हम मंगवा रहे हैं, वो तो इंपोर्ट में आ जाएगा। थिंग्स बिगेन थ्रू अराउंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये भी नहीं है। गुड्स बीइंग ट्रेडेड, जो व्यापार होता है, ये भी नहीं है। गुड्स लिविंग ए कंट्री, दूसरी कंट्री में भेजना या अपनी कंट्री से लिव करना, दे देना माल को, तो ये क्या होता है, गुड्स लिविंग ए कंट्री। इसका जो लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। उसके बाद जो आंसर किया है वो यहाँ पे गिवन है आपके सामने, सभी के आंसर मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ये नहीं है कि इससे बाहर आपका एग्ज़ाम आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ मैंने करवा दिया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप कर लेना। तो एडम स्मिथ ने क्या किया था, जो मार्केटलिज्म व्यू था उसका क्रिटिसाइज़ किया था, ये बोल के क्रिटिसाइज़ किया था कि कोई भी कंट्री है, ए और बी कंट्री की बात करें तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ए कंट्री को फ़ायदा होगा और बी लॉस में जाएगा, ऐसे तो फिर व्यापार नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि दोनों कंट्री क्या करती है, अपनी अपनी एडवांटेज देखती है, और ए कंट्री को भी फ़ायदा होगा और बी कंट्री को भी फ़ायदा होगा। उसके बाद एडम स्मिथ ने ये बोला कि गवर्नमेंट का रोल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना कंट्रोल होगा तो मार्केट जो है फ्रीली हम बात करें, फ्रीडम से बात करें तो जो मार्केट अपना रोल प्ले नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए,
ठीक है। उससे क्या होगा, मार्केट फोर्स काम करेगी और मार्केट फोर्स से डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इन्होंने तो मार्केटलिज्म ने गवर्नमेंट पॉलिसी को या गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, बट एडम स्मिथ ने बोला कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एडम स्मिथ के व्यूज़ की, अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि जीरो सम गेम है वो नहीं चलेगा, ठीक है। जीरो सम गेम से क्या होता है, सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा होता है, तो वो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से मार्केटलिज्म था, उनका जो व्यूज़ था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, मीन्स कि क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। इनका व्यूज़ क्या था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण इनका व्यूज़ ख़त्म हो गया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कौन सी होती है, जिसमें आपके पास जो है कंजम्पशन करने के लिए जो भी बच गया उसके बाद आप दूसरे देश में भेज देते हो, है ना। तो ये क्या था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे इन्होंने बिलीव था। बट आपको भी पता है कि इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो एडम स्मिथ ने इंडस्ट्रियल गुड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। तो यहाँ से भी इनका क्रिटिसाइज हुआ था। इतना पैसा है कि आप जो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल गुड्स कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या होता है कि सिर्फ गुड्स ही नहीं होती, आपको माल बेचने के बाद जो है पैसे इतने बच जाते हैं कि सेविंग भी बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका कैपिटल एक्यूमुलेशन या कैपिटल की बात करें तो वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से जो धीरे धीरे था, मार्केटलिज्म की बात करें तो उनका व्यूज़ क्या था, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जो थॉट आए थे वो क्लासिकल थॉट आए थे, और क्लासिकल में एडम स्मिथ का भी व्यूज़ था, जो कि ऑलरेडी मैंने थ्योरी करवा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो थ्योरीज़ हैं, ये जो मॉडल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। ना मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।